नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ही हमारा 16th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बन केवरा भाग 1 के पद्य संकलन मतलब कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल 32 कविताओं में से हम लोगों ने 17 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 18th कविता को पढ़ेंगे, 18वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है माटी। माटी कविता को लिखा है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने माटी कविता को मनुष्य के जीवन में मिट्टी का जो महत्व है, किसान के जीवन में मिट्टी का जो महत्व है, उसे दर्शाते हुए, उसका वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा है। मिट्टी के महत्व को वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, माटी कर का मोल कोनो जगन कहो कोनो वस्तु के, माटी कर मोल कहेक अरथ बेमेल कोनो मोल नहीं। यहाँ पे माटी मिट्टी को कहा गया है। कर मतलब मिट्टी का मोल कहने का अर्थ है क्या मोल है, क्या महत्व है। कोनो जगन कहो मतलब किसी स्थान पर कुछ और है, किसी दूसरे स्थान पर उसका महत्व कुछ और है। कोनो वस्तु के मतलब यहाँ वस्तु कहने का अर्थ है किसी वस्तु का दाम। जिस प्रकार किसी एक जगह पर कुछ और होता है, किसी वस्तु का महत्व एक स्थान पर कुछ और होता है, ठीक उसी प्रकार से उस वस्तु का जो महत्व है दूसरे स्थान पर बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मिट्टी का जो महत्व है, जो मोल है, जो दाम है, वो एक जगह एक स्थिति में एक समय में कुछ और है, तो किसी दूसरे स्थिति परिस्थिति में कुछ और है। इसीलिए इस मिट्टी का मोल कहना अर्थ बेमेल है। कोनो मोल नहीं मतलब इस मिट्टी का कोई भी मोल नहीं है, ऐसा कवि इस पहले पद के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम इस पद का भावार्थ को समझें कि इस पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है, तो इस पद में कवि कहते हैं कि इस पद में कवि मिट्टी के मोल मतलब दाम को बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी का जो मोल है वो स्थिति परिस्थिति समय के आधार पर, व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर बदलता रहता है। और मिट्टी का जो मोल है वो हम एक है, एक जैसा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मिट्टी का जो मोल है वो कहना अर्थ बेमेल है, मिट्टी का कोई मोल नहीं है, ऐसा कवि इस पहले पद के माध्यम से कह रहे हैं। माटी में अगर पानी में सा होल तो और बेमोल, कादो सब कादो में गेल बेकार लेसराल बेढंग। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। माटी का अर्थ होता है मिट्टी, अगर कहने का अर्थ है यदि, पानी में सा होल कहने का अर्थ है कि मिट्टी में अगर पानी मिल जाता है तो और बेमोल तो उसका महत्व और कम हो जाता है। कादो यहाँ पे कीचड़ को कहा गया है। सब मतलब कहने का अर्थ है सब। कादो में गेल कहने का अर्थ है कि जो मिट्टी का महत्व है वो सब का सब कीचड़ में चला गया, ऐसा कवि कह रहे हैं। बेकार लेसराल बेढंग, और ये जो कादो मिट्टी है, कीचड़ वाली मिट्टी है, वो बेकार है, लेसर पेसर है, लेसराल है और बेढंग है। तो इस दूसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या भावार्थ है, तो इस पंक्ति में कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि मिट्टी में पानी मिल जाता है और वह कीचड़ बन जाता है तो वह मिट्टी मतलब कीचड़ वाली जो मिट्टी है वो आम जन के लिए मतलब आम मनुष्य के लिए जो किसानी नहीं करता है उसके लिए वो बेकार लसर पसर बेढंग कीचड़ बन जाता है, जिसका कोई मोल नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल लेजलेजा चरका के दागदार करेक। माटी यहाँ पे मिट्टी और कादो कहने का अर्थ है कीचड़, कादो और माटी कहने का अर्थ है कीचड़ और मिट्टी, बेमेल लेजलेजा चरका के मतलब सफेद के दागदार करे मतलब सफेद को जो साफ सुथरा है उसे गंदा करने का केवल ये बेकार जो कादो मिट्टी है, जो कीचड़ वाली मिट्टी है, वो सफेद को दागदार केवल करता है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कादो मतलब गीली मिट्टी मतलब कीचड़ वाली मिट्टी आम मानव जन के लिए, यहाँ पे जो किसान है उसके लिए नहीं, आम मानव जन के लिए जो खेती बाड़ी नहीं करता है
उसके लिए बेकार है। जो सफेद को दागदार बना देता है, जो साफ सुथरा है उसे गंदा कर देता है। ऐसा कवि इस तीसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, माटी काठी करेक रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से आपन पराया से दूर। माटी काठी करेक कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य का अंतिम संस्कार है वो करना। रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से दूर। जैसे ही मनुष्य का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है लकड़ियों के द्वारा, तो उसके जितने भी इस संसार में, इस दुनिया जहान में रिश्ते नाते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। वो अपना से, परायों से दूर हो जाता है। तो इस पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? चौथे पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी से तो बना है, और एक दिन उसका माटी काठी मतलब उसका अंतिम संस्कार कर देने से वो मनुष्य जो है वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इसी मिट्टी की वजह से उसका सारा जो रिश्ता नाता है, जो इस दुनिया जहान में अपने परायों से बना करके रखा है मनुष्य ने, वो सारे के सारे रिश्ते नाते एक दिन उसके अंतिम संस्कार करने से सारे के सारे छूट जाएंगे। सारे के सारे रिश्ते नाते जो हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कवि कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, माटी माटी बेमोल, जेकर मोल लगाएक केकर औकात। यहाँ पे माटी बेमोल मतलब माटी ऐसा है, मिट्टी ऐसा है जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। जेकर मोल लगाएक, जिसका मोल लगाना, जिसका महत्व के बारे में व्याख्यान करना, जिसका दाम लगाना। केकर औकात मतलब किसका औकात है। तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि माटी बेमोल है, अनमोल है, जिसका मोल करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है, किसी के औकात की बात नहीं है कि वो इस मिट्टी का मोल लगा सके, इस मिट्टी का दाम लगा सके। आगे कवि लिखते हैं, माटी अनमोल, जेकर केकर हिम्मत इकर मोल लगाएक। यहाँ पे इसका शब्द देख लेते हैं। शब्द का अर्थ, माटी मतलब मिट्टी, अनमोल है, केकर मतलब किसका, हिम्मत है। हिकमत कहने का अर्थ है कि किसका कलेजा है, किसका जिगर है, किसका हिम्मत है कि इकर मोल लगाए मतलब इस मिट्टी का दाम लगा सकेगा। आगे इसी पंक्ति में और एक पंक्ति जुड़ा हुआ है, वो है माटी बनाए केकर औकात मतलब मिट्टी बनाना किसका औकात है, किसके औकात की बात है कि वो इस मिट्टी को बना सके। तो इस छठे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि किस मानव का सामर्थ्य है, किस मानव का औकात है कि इस मिट्टी को बना सके, और जब वह इस मिट्टी को नहीं बना सकता है तो उसे इस मिट्टी का मोल लगाना, उसे इस मिट्टी का दाम लगाने का हिम्मत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कवि इस छठे पद के माध्यम से कवि कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, माटी में अगर पानी में सा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर कोरा में छुआ। अब यहाँ से जो मिट्टी का महत्व है वो किसानों के लिए कहा गया है, और इससे पहले जो मिट्टी का महत्व को दर्शाया जा रहा था वो आम जन के लिए दर्शाया जा रहा था, जो किसानी खेती बाड़ी नहीं करते हैं। उनके लिए मिट्टी का क्या महत्व है उसको दर्शाया गया था पीछे के पंक्तियों में, पीछे के पद्यों में। लेकिन यहाँ से जो है वो मिट्टी का महत्व को, एक किसान के जीवन में क्या महत्व है उसको दर्शाया गया है, यहाँ से लेकर के 11वां पंक्ति तक, 11वां पद तक। अब यहाँ पे देखिए, माटी में अगर पानी में सा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर कोरा में छुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसान के जीवन के लिए मिट्टी में अगर पानी मेसा होता है, पानी अगर मिल जाता है मिट्टी में, तो वो कादो बन जाता है, वो कीचड़ बन जाता है। तो ऐसा होना सोना में सुहागा मतलब बहुत ही अच्छा है किसान के लिए। जिस प्रकार से मांग में सिंदूर मतलब एक व्याहता मतलब एक विवाहित कन्या के मांग में सिंदूर शोभा देता है, और एक माँ के गोद में बच्चा शोभा देता है, ठीक उसी प्रकार किसान के जीवन के लिए
पानी में मिट्टी में जो पानी मिला हुआ है वो शोभा देता है। तो इस सातवें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार व्याहता के मांग में, मतलब जो दुल्हन है उसकी मांग में सिंदूर, माँ के गोद में बच्चा शोभा देता है, उसी प्रकार पानी से सना हुआ मिट्टी शोभा देता है। पानी से सना हुआ जो कीचड़ है वो शोभा देता है। जहाँ किसान परिश्रम करके अपना सपना पूरा करता है और अपने समाज के भविष्य को समृद्ध बनाता है। ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। यहाँ तक आगे कवि लिखते हैं, बेगर माटी पानी कादो, केकर पेट जाला मेटी, केकर खाखैन मेटी, का लखे नोटक बोरा भरी। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं, बेगर कहने का अर्थ होता है बिना, माटी पानी कादो मतलब बिना कीचड़ वाले मिट्टी के, केकर मतलब किसका, पेट जाला मतलब पेट का भूख, जाला कहने का अर्थ है पेट का जलन, जलन कहने का अर्थ है पेट का भूख को यहाँ पर दिखाया गया है। मेटी कहने का अर्थ है मीटेगा। केकर खाखैन मेटी कहने का अर्थ है किसका, जो मन के जो अरमान है वो मिटेंगे, किसका मन का अरमान जो है वो मिट पाएगा। का लखे नोटक बोरा भरी मतलब किस प्रकार से जो आम जन है, जो किसान है, उनके नोटों से भरा हुआ उनके घर में उनकी तिजोरियां जो है वो भरेंगी। तो इस आठवें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बिना कादो मतलब बिना गीली मिट्टी के कैसे लोगों का भूख मिटेगा, कैसे लोगों का सपना पूरा होगा, कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कैसे लोगों के घरों में तिजोरियां भरेंगी। ऐसा कवि इस आठवें पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, मुदा अचरज एहे माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इकर पहरेदार कर इकर मान राखेक वाला कर, कहो कोई नहीं सम्मान, काले की ऊ माटी में कादो में लेसरायल लथपथायल रहेला। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं, मुदा कहने का अर्थ है पर, अचरज मतलब यहाँ पर आश्चर्य का अचरज कहा गया है। एहे माटी कर मतलब इसी मिट्टी का, इसी पानी का, इसी कीचड़ का इतना अपमान है। इकर पहरेदार कर मतलब इसका रखवाला करने वाला, इसका जो मान सम्मान करने वाला किसान है उसका। इकर मान राखेक वाला कर, यहाँ पर भी इसका मान रखने वाला मतलब इस कादो, इस मिट्टी, इस पानी का मान रखने वाला जो किसान है उसका। कहो कोई नहीं सम्मान, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है किसान का। काले की ऊ माटी में कादो में लेसरायला लथपताए रहेला कहने का अर्थ है क्योंकि ऊ मतलब किसान जो है वो मिट्टी में, कादो में, कीचड़ में, लेसराय रहेला कहने का अर्थ है कि कीचड़ से सना हुआ रहता है, कीचड़ से लथपथाए हुए रहता है। उकर गतर गमकेला उसका जो शरीर है, गतर कहने का अर्थ है शरीर है, तन है, वो गमकेला मतलब कि महकता है, मिट्टी से, पानी से, कीचड़ का जो बदबू है वो वहाँ पे महकता है उसके शरीर, उसका जो शरीर है वो। तो इस 9th पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में कवि आश्चर्य से कहते हैं कि इस मिट्टी से, पानी से, कादो से हमें इतना सब कुछ मिलता है, फिर भी हम इस मिट्टी, पानी, कादो की मान बढ़ाने वाला जो किसान है उससे भेदभाव करते हैं। वो भी बस इसलिए कि उसका शरीर कादो से, कीचड़ से, मिट्टी से सना होता है और उसके शरीर में से मेहनत और मिट्टी की गंध आती है। ऐसा कवि इस 9th पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मुदा उकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतरे रही का। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुदा कहने का अर्थ है पर, उकर धान धमकेला कहने का अर्थ है कि उसका जो उगाया हुआ, किसान के द्वारा उगाया हुआ जो धान है, जो अन्न है, उसे यहाँ पर धान शब्द से दर्शाया जा रहा है, लेकिन धान का शाब्दिक अर्थ होता है चावल। अब धमकेला कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो चावल का खुशबू है उसे यहाँ पर धमकेला कहा गया है।
गमक और धमक मतलब जो किसान के शरीर से आने वाला जो गंध है उसके लिए गमक कहा गया है, और धमक मतलब उसके द्वारा किसान के द्वारा उगाया गया जो धान है, जो अन्न है, उसका जो खुशबू है उसको यहाँ पे धमक कहा गया है। कर अंतर मतलब ये जो गंध है और ये जो सुगंध है उसका अंतर अंतरे रहेगा, मतलब इसी प्रकार से क्या हम उसके द्वारा किसान के द्वारा उगाए हुए अन्न का सम्मान करेंगे और उस किसान का अपमान करेंगे, ऐसा अंतर बना रहेगा क्या, ऐसा कवि हमसे इस 10वें पद के माध्यम से कहते हैं। अगर हम इसको एक साथ में बोलने का कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से कवि का भावार्थ होगा, इस 10वें पद का भावार्थ होगा कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भले ही किसान के शरीर से मिट्टी और पसीने की गंध आती हो जिसे लोग पसंद नहीं करते, पर किसान के द्वारा उगाया गया सुगंधित अन्न को सभी पसंद करते हैं, क्या ऐसा ही भेदभाव बना रहेगा, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से पूछते हैं। आगे कवि लिखते हैं, कहिया ई फरक दूर होवी, कहिया कहब कहब आपन माय माटी, आपन गतर आपन माटी। अब कवि कहते हैं कहिया कहने का अर्थ है कब, ई फरक मतलब ये फर्क जो है वो मिट्टी और मिट्टी हो गया, मिट्टी का रखवाला जो किसान हो गया, और उसके द्वारा उगाया गया जो अन्न है, और हमारे बीच में जो बाबू लोग बैठे हुए होते हैं जो केवल व्यापार करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर में सभी प्रकार के जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाती हैं, उनके बीच में और किसानों के बीच में क्या ऐसा ही फर्क बना रहेगा, कभी ये जो फर्क है वो दूर होगा। कहिया कब आपन मतलब कहने का अर्थ है, कहिया कहने का अर्थ है कब, कहब कहने का अर्थ है कहेंगे, अपना माय माटी मतलब अपनी जो मिट्टी है वो हमारी माँ है, ऐसा कब कहेंगे। आपन गतर आपन माटी मतलब अपना जो शरीर है वो अपना मिट्टी के समान है, अपना मिट्टी के समान जो मिट्टी है वो हमारे इस शरीर के समान ही है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस 11वें पद के माध्यम से, 11वें पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि उमेश नंद तिवारी कहते हैं कि कब बाबुओं और किसानों के बीच यह भेदभाव, यह दूरियां जो हैं, ये जो दूरियां बनी हैं वो दूर होंगी, कब हम अपनी माँ समान मिट्टी को सम्मान देंगे और कब हम इस मिट्टी को अपना तन के समान समझेंगे, ऐसा कवि इस 11वें पद के माध्यम से कह रहे हैं। इस प्रकार से इस कविता का जो भावार्थ है, शब्दार्थ है वो खत्म होता है। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो इस कविता से संबंधित हैं कि इस कविता से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न है वो है, माटी कर मोल कोनो जगन कहो कोनो वस्तु के, माटी कर मोल कहेक अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे, तो ये जो पंक्ति है वो माटी कविता से लिया गया है जिसके लेखक हैं उमेश नंद तिवारी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माटी कविता कर कवि कर जन्म कौन बछर होए रहे। तो ये जो कवि हैं उमेश नंद तिवारी, उनका जन्म 1962 में हुआ था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। हेठे देल में से कौन माटी कविता कर रचनाकार है कहें, तो इनमें से हेठे कहने का अर्थ होता है नीचे, देल कहने का अर्थ है दिया हुआ, तो नीचे दिए हुए नामों में से कौन माटी कविता के रचनाकार का नाम है, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, कवि कर मुताबिक माटी के कर जिंदगी कर आधार है के। इसका अर्थ है कि ये जो मिट्टी है वो किसके जीवन का आधार है, किसके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, तो वो किसान के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म होता है और सारा का सारा जो भावार्थ है, शब्दार्थ भी ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए, आपके साथियों के लिए नए नए वीडियो लाते रहें। और इसके बाद हम जो है वो पूरी नागपुरी सिलेबस को कवर करेंगे। इसी के साथ में आज का इस वीडियो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।